एक आदमी था जिसके सपना था दुनिया के सबसे बेस्ट डिजर्ट बनाना। उसने सालों तक अपने स्किल्स पर परफेक्टली काम किया ताकि वो सबसे बड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। उसने अपनी टीम को लीड करके एक खूबसूरत फोनिक्स बनाया था जो पूरे शुगर से बना हुआ था और सब लोग पहले से ही मान चुका था कि वो कंपटीशन जीत चुका है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी जिंदगी तब खत्म हो गई जब उसकी खुद की बनाया हुआ वो डिजर्ट उसके ऊपर ही गिर गया। अपनी आखिरी सांस में उसे अफसोस हुआ कि उसकी जिंदगी कैसे खत्म हुई। वो अपने सपने पूरा करना चाहता था लेकिन उसे लगा कि भगवान उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। पर भगवान के कुछ और ही प्लान्स थे और उन्होंने उसे एक दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट कर दिया। वो मिल मॉर्नेट के रूप में पैदा हुआ, एक नोबेल जनरल के बेटे के रूप में। नोबेल होने के बावजूद उसके फादर हमेशा अपने लोगों की मदद करता था और मिल को सिखाता था कि दूसरों के साथ काइंडनेस से रहना कितना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 9 साल की एज में ही मिल को उसके फादर ने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी ताकि वो एक ग्रेट स्वॉर्डमैन बन सके। चाहे वो बेस्ट नहीं था और दिल से एक पेस्ट्री शेफ बनना चाहता था, फिर भी मिल प्रैक्टिस करता था और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता था। उसके फादर उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालता था, सिर्फ एक हाथ से लड़ता था, लेकिन ट्रेनिंग फिर भी काफी इंटेंस होती थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि बैटलफील्ड में स्वॉर्ड छोड़ देना मतलब सीधा ही मौत को इनवाइट कर देना। इधर मिल पूरी डेडिकेशन के साथ अपने फादर को फॉलो करता है, हर अटैक को पैरी करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद से मुश्किल से ही अटैक करता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगला डेजर्ट कौन सा बनाना है। और ऑब्वियसली इसी वजह से उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। ट्रेनिंग के बाद एक आदमी आकर बताता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और जनरल को कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है। जनरल वहीं पर रिपोर्ट सुनना चाहता था। रिपोर्ट देने वाला कहता है कि एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये था कि उसके बीन के हार्वेस्ट इस बार बहुत ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिल ने प्रिडिक्ट किया था। उनकी टेरिटरी पहले बिल्कुल सूखा हुआ था जहाँ कुछ उगना मुश्किल था, लेकिन मिल ने अपनी प्रीवियस दुनिया का नॉलेज यूज करके कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर दिया। लेकिन मूड जल्दी ही चेंज हो गया जब बैड न्यूज सामने आई कि 50 बैंडिट्स उनकी तरफ आ रहा है। ये सुनकर मिल टेंशन पे आ जाता है क्योंकि बैंडिट्स फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसकी डेजर्ट्स बनाने की जो प्लान है वो बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं चाहता था कि बैंडिट्स उसके सपनों को खराब कर दे। उसके फादर ने पूछा कि उसके पास प्रिपेयर होने के लिए कितना टाइम है। जवाब मिलता है कि सिर्फ 1 महीना। तब जनरल ने सोचा कि विलेजर्स को इकट्ठा करके उन्हें वेपन्स दे दिया जाए, लेकिन मिल को ये पता था कि ये प्लान बहुत रिस्की है। मैक्सिमम 30 लोग ही उनको मिलेंगे डिफेंड करने के लिए और अगर बैंडिट्स ने उन्हें सराउंड कर लिया तो ज्यादा देर तक वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसने अपने फादर की बात को सुनी। वो रीइंफोर्समेंट्स नहीं मांग सकते क्योंकि पास के लॉर्ड्स ऑलरेडी बैंडिट्स से हार चुके थे और अगर किसी ने हेल्प भेज दी और जीत गए तो वो उनकी लैंड पर क्लेम भी कर सकते थे। उसके फादर का एक सबऑर्डिनेट नोटिस करता है कि मिल सीरियस लग रहा है, जैसे फ्यूचर लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हो। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि अपना ट्रम्प कार्ड यूज किया जाए, जो कि है द सेंटिफिकेशन सेरेमनी, एक ऐसा रिचुअल जो मिल की मैजिक पावर्स को एवेकन करेगा। मिल कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके फादर ने फैमिली के सामने एक बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने बताया कि मिल अब साइंटिफिकेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेगा, जो उनकी दुनिया के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी जैसा होता है। ऑल्दो ये सेरेमनी ट्रेडिशनली 13 से 15 साल के बच्चों के लिए होती है, लेकिन मिल के फादर को लगा कि वो ऑलरेडी रेडी है इसके लिए। उसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल्स काफी अच्छी थी और वो काफी इंटेलिजेंट भी था। मिल की मदर शुरू में अपसेट हो गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसे थोड़ा और बचपन एंजॉय करने का टाइम मिले, लेकिन आखिरकार उन्होंने डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया और उसे सेरेमनी के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प की। अब 3 दिन बाद फाइनली रॉयल कैपिटल जाने का टाइम आ गया ताकि रिचुअल को कंप्लीट किया जा सके। उसके फादर ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और एक स्पेल को चैंट करना शुरू किया। उनकी आसपास एक हवा एनर्जी से भर गई और एक ही पल में वो लोग टेलीपोर्ट होकर कैपिटल पहुंच गए। मिल वहाँ पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और सारे इंग्रेडिएंट्स देखने लगा जो वो अपने डेजर्ट में यूज कर सकता था। अपनी क्यूरियोसिटी के बावजूद उसके फादर ने उसे याद दिलाया कि वो तभी कुछ खरीद सकता है जब वो सेरेमनी पास करेगा। उसने एक न्यू फ्रूट भी डिस्कवर किया जिसका नाम था बोंकास। वो उनको खरीदना चाहता था और अपनी टेरिटरी में ग्रो करना चाहता था, जिससे उसके फादर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। उन्हें लगा कि मिल टेरिटरी डेवलप करना चाहता है और आर्मी बनाना चाहता है, लेकिन असल में तो ये बंदा बस अपने डेजर्ट को बनाने के बारे में ही सोच रहा होता है। जब वो लोग चर्च पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात एक पंडा प्रीस्ट से होती है। उसका फादर चाहता था कि मिल साइंटिफिकेशन सेरेमनी परफॉर्म करे ताकि उसे मैजिकल एबिलिटीज मिल सके। ये सेरेमनी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से ही चैलेंजेस से भरी होती है। सबसे पहले वो मैजिक पावर को मेजर करता है
उसके बाद उसको एक कड़वा ड्रिंक पिलाया जाता है। फिर उसके बाद उसे कंप्लीट डार्कनेस में अकेला छोड़ दिया जाता है बिना किसी सेंसेस के। यूजुअली बच्चे लोग कुछ ही मिनट्स में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिल अलग था। वो पूरा टाइम बस न्यू डिजर्ट्स को क्रिएट करने के बारे में सोचता रहा। उसके दिमाग में इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपीज से भरा हुआ था। उसका फादर एंड पांडा प्रीस्ट इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। 2 दिन बाद मिल खुद को गोल्डन लाइट पार्टिकल से घिरा हुआ पाता है जो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। उसके फादर एंड पांडा प्रीस्ट उसके मैजिक पोटेंशियल को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो उसे जगाते हैं और रिचुअल के लास्ट पार्ट के लिए ले जाते हैं। प्रीस्ट एक स्क्रिप्चर पढ़ने वाला होता है और अगर मिल ने सक्सेसफुली मैजिकल एबिलिटी हासिल कर ली हो तो वो उसके मीनिंग को समझ पाएगा। जैसे ही पांडा प्रीस्ट पढ़ना शुरू करता है, मिल अचानक समझ जाता है वो स्क्रिप्चर खुद मैजिक ही है। उसका फादर नोटिस करता है कि सब कुछ एकदम स्मूथली हो गया है और जब वो वापस घर जा रहा होता है तो प्रॉमिस के मुताबिक वो मार्केट पर रुकता है ताकि मिल अपने फेवरेट फ्रूट्स को खरीद सके। 3 हफ्ते बीत गए और पूरे टाउन आने वाले बैंडिट के लिए तैयारी कर रहा था। मिल को डिफेंस प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए काम दिया गया और वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता था। उसे पता था कि उनकी आर्मी असल में फार्मर्स से बनी है जो उन्हें वीक और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करने वाला है। अब उनको जल्दी कोई स्ट्रेटेजी चाहिए होता है क्योंकि वो लोग फार्मर्स के दम पे बैंडिट से लड़ाई नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा डिफेंसिव वॉल बनाया, वेल्स को फिल किया और छोटे विलेजेस को सील कर दिया ताकि बैंडिट्स उन्हें बेस के रूप में यूज न कर सके। प्लान ये था कि सारे विलेजर्स सबसे बड़े विलेज में हाइड करेंगे। उनका हार ऑलमोस्ट पक्की लग रही थी। उनके पास इनफ लोग भी नहीं थे और खाना पीना सिर्फ 3 दिन तक चल सकता था। सोच में डूबा हुआ मिल अचानक अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स मार्क और लूमी के आने से इंटरप्ट होता है जो उसकी हेल्प करने आया था। मिल उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि वो रॉक्स को कलेक्ट करे जो बैंडिट्स पर फेंका जा सकता है, लेकिन साथ ही उन्हें वार्न भी करता है कि डेंजर से दूर रहना। जब मार्क एंड लूमी रॉक्स कलेक्ट कर रहा होता है तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है कि बैंडिट सीधा उनके विलेज की तरफ आ रहा होता है। वो तुरंत वापस दौड़ता है एंड सबको डेंजर की इस सूचना देता है। विलेजर्स पैनिक करने लगता है। उन्हें डर होता है कि वो बैंडिट्स को रोक नहीं पाएंगे। तब मिल के फादर आगे बढ़ता है एंड स्पीच देता है। हर विलेजर्स के अंदर हिम्मत आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लैंड नहीं देंगे। जनरल को पता था कि बैंडिट्स रात में अटैक करेंगे, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स की पोजीशन प्लान करना शुरू करता है। फिर वो घोड़े पर निकल जाता है एरिया को स्काउट करने के लिए, जिससे उन्हें बैंडिट्स पर पहले से ही अटैक करने का एडवांटेज मिल सके। इस बीच मिल को विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जब तक जनरल वापस नहीं आता वो मार्क एंड लूमी को ढूंढता है और उन्हें मैसेज देता है कि फायर एरोस के थ्रू अटैक का सिग्नल देना है। इधर लूमी थोड़ी सी डर जाती है कि कहीं जनरल को नुकसान ना हो जाए, लेकिन मिल कॉन्फिडेंट रहता है कि उसका फादर उन एरोस को गाइड के रूप में यूज करेंगे अगर वो चेज हो रहे हो। जनरल काउटिंग के दौरान बैंडिट्स के रिसोर्सेज को देख लेता है। उनके पास 70 आदमी, 5 एकदम बढ़िया क्वालिटी के हॉर्सेस एंड कुछ कैप्टिव्स होते हैं जो उन्होंने पहले के विलेज से पकड़ा होता है। जनरल सीधा बैटल में घुस गया एंड अपनी पूरी कोशिश करते हुए कि एनिमी की नंबर्स को वो एक ही बार में कम कर सके। कुछ बैंडिट्स गिर गए, लेकिन बैंडिट्स लीडर काफी ज्यादा स्मार्ट था। उसने अच्छे इंस्ट्रक्शन दिया और अटैक को कंट्रोल कर लिया। अब जब ऑपोजिशन कम रह गए तो जनरल ने डिसाइड किया कि दोबारा अटैक करने के बजाय रिट्रीट करना बेटर होगा। बैंडिट्स ने इसे एक मौका समझा और तुरंत अपने घोड़े लेकर उनका पीछा करने लगा, लेकिन उन्होंने 2 बड़ी गलतियां कर दी। पहले उन्होंने विलेजर्स के सेट किया हुआ ट्रैप को नोटिस नहीं किया। दूसरी, उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि लीडरलेस विलेज के पास सबसे पावरफुल लीडर होगा। जनरल ने फायर एरोस को देखा और तुरंत मिल के प्लान को समझ गया। मिल अपने फादर को वापस गाइड कर रहा था, साथ ही एनिमी को उनकी लोकेशन भी इनडायरेक्टली दिखा रहा था। उसके फादर को अब पता चल गया था कि वो कहाँ है और कौन सा रास्ता लेना है जिससे फील्ड्स का डैमेज कम हो। जैसे ही बैंडिट्स विलेज के करीब आए, मिल ने बच्चों को ऑर्डर दिया कि स्लिंग शॉट से फुल ऑन अटैक शुरू करो। बैंडिट्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके मुंह पर जलता हुआ पत्थर बरसेगा। वो लोग पैनिक में भागने लगते हैं, लेकिन आग ने उन्हें भागने का मौका ही नहीं दिया। कुछ घंटे पहले मिल ने सब बच्चों को गैदर करके पूरे प्लान को समझाया था। उसे पता था कि उसके फादर बैंडिट्स को चेस पर ले जाएगा, इसीलिए उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसमें वो उनके फ्लैंक यानी उनकी वीकेस्ट साइड से अटैक करेगा। बच्चों को यूज करके उन्होंने बैंडिट्स को नंबर में बहुत ज्यादा कम कर दिया, लेकिन बैंडिट्स लीडर्स ने हार नहीं मानी। उसने एक पत्थर को पैरी किया, दीवार पर चढ़ गया एंड तुरंत ही एक फार्मर को मार दिया। फिर उसने बाकी सबको चैलेंज किया। सबने उसको घेर लिया, लेकिन वो बैटल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। बैंडिट लीडर ने ऑर्डर दिया कि सबको मार दो और फिर क्या, फुल ऑन फाइट शुरू हो गई। बच्चे अब भी पत्थर फेंकते हुए रह गए
गए जो लीडर को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था। इसीलिए वो सीधा बच्चों की तरफ दौड़ता है उन पर हमला करने के लिए। इधर बच्चे डर के मारे हिल ही नहीं पाए और जल्दी ही जमीन पर खून फैल गए। हम देखते हैं कि मिल ने एक बच्चे को पुश करके उसको बचाया, लेकिन खुद उसके शोल्डर पर हिट लग गया। अब बैंडिट लीडर ने उसको होस्टेज बना लिया। मिल ने पास ही एक डेड बॉडी को देखी और तुरंत एक आइडिया आया। उस आदमी का सर जल चुका था। इधर मिल अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करके उसकी इंजरीज को दूसरे बैंडिट्स पर कॉपी कर दी। अब उन सबको भी ये लगने लगा कि उनका सर भी जल रहा है, जिससे पूरे ग्रुप में अफरा तफरी मच गया। फिर मिल ने वही सेम स्पेल लीडर पर भी यूज किया, जिससे उसने मिल को छोड़ दिया। बैंडिट लीडर समझ नहीं पा रहा था कि इधर हो क्या रहा है और तभी उसे एक पत्थर लग गया। जैसे ही वो पूछने वाला था कि क्या मिल एक विज़र्ड है, तब तक फाइट खत्म हो चुकी थी। बैंडिट्स के खिलाफ ये कॉन्फ्रंटेशन फाइनली एंड हो गया। पैट अब विलेजर्स के बीच में फूड सप्लाईज को डिवाइड कर रहा था ताकि सबका गुजारा हो सके। फिर पैट अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो एक पोर नोबेल के बेटे के रूप में रीइंकार्नेट हुआ और उसका सपना है कि वो दुनिया को स्वीट से भर दे। गार्ड्स और विलेजर्स बैंडिट्स को बंधे हुए रख रहे थे, प्लानिंग करते हुए कि उन्हें किसी और कंट्री में भेज दिया जाएगा। इसके बाद मिल के फादर गार्ड्स एंड विलेजर्स को रिवॉर्ड देने लगता है, वीपन्स और सिल्वर कॉइन के साथ। मिल के छोटे दोस्त को भी बुलाया जाता है और उन्हें भी रिवॉर्ड मिलता है उनकी मदद के लिए। दोनों खुशी खुशी घर जा रहा होता है, लेकिन मिल उनकी मदद करने के लिए दौड़ कर आता है। वो उनकी तारीफ करता है, लेकिन वो हम्बल रहता है। कहता है कि उन्होंने बस पत्थर फेंका था और ज्यादा कुछ नहीं किया। मिल खुश होता है कि किसी की जान नहीं गई और सब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। बच्चे घर जाकर विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के बीच मार्क एंड लूमी बाहर निकलता है। मार्क सोचता है कि उन्होंने बैंडिट्स के साथ क्या किया होगा। लूमी बताती है कि उन्होंने मेन विलेज शेड में उनको बांध के रखा है। तभी स्टूपिड मार्क डिसाइड करता है कि वो उसको चेक करेगा, क्योंकि फ्यूचर में वो मिल का रिटर्नर बनेगा, इसीलिए उसे सब कुछ देखना चाहिए। उसकी इस बात को सुन के लूमी भी मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। एडल्ट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सेफ नहीं है, लेकिन मार्क लूमी को बुशेस में खींच कर ले जाती है और उधर से जैसे जैसे करके निकलता है। फिर वो लोग मौका देखकर शेड के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ बैंडिट लीडर को देखकर वो लोग डर जाते हैं। लीडर बताता है कि मार्क के पास अब उसकी स्वॉर्ड है और पूछता है कि उसने कैसे ली। मार्क तो इधर डर के मारे एकदम हिल जाता है और धीरे धीरे बैंडिट के मैनिपुलेशन पे चला आता है। बैंडिट कहता है कि वो ऐसे भी मरने वाला है जब उसे हैंडओवर कर दिया जाएगा, इसलिए वो मरने से पहले मार्क को उसके मैजिक स्वॉर्ड की फुल पावर यूज करना सिखाना चाहता है। मार्क को याद आता है कि मिल मैजिक यूज कर सकता है और वो भी उसकी मदद करना चाहता है। तब बैंडिट मार्क से कहता है कि स्वॉर्ड को निकालो। मार्क इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और बैंडिट उसकी तारीफ करता है। बट लूमी मार्क को रोकने की कोशिश करता है, बट ये भुंदू सा लड़का उसको इग्नोर कर देता है। बैंडिट खुद को रस्सी से फ्री कर लेता है और मार्क को कहता है कि पास आओ, ताकि वो उसको मैजिक वर्ड्स को सिखा सके। लेकिन ये मैजिक वर्ड्स नहीं, बल्कि सीधा पेट पर एक जोर का लात होता है जो इस स्टूपिड लड़के को दूर उड़ा देता है। बैंडिट तुरंत उधर से उठता है एंड लूमी को चाकू से मार देता है। उसके घाव से खून बहने लगता है। बैंडिट घोड़े पर भाग जाता है। लूमी मुश्किल से जिंदा रहती है जब तक उसके पास वह कोई नहीं पहुंचता। वो गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि इंजरी कैसे हैंडल करनी है और पूछता है कि बैंडिट्स कहाँ है। उसे डायरेक्शन मिल जाता है और वो तुरंत अपने घोड़े पर उसके पीछा करता है। वो कंक्लूड करता है कि इस एरिया में लगे हुए एंटी बैंडिट ट्रैप्स को यूज करके वो अपना एडवांटेज ले सकता है और अगर डायरेक्ट फाइट हुई तो वो अपने मैजिक से उस ऊंट को बैंडिट पर कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि सिर्फ ऊंट ही नहीं, बल्कि वो कुछ भी कॉपी करके पेस्ट कर सकता है जो कभी उसने देखा हो। इसी बीच मिल के फादर को पता चलता है कि क्या हुआ है। वो गार्ड्स पर गुस्सा होता है कि उन्होंने मिल को अकेले जाने से क्यों नहीं रोका। फिर वो खुद डिसीजन लेता है कि अपने बेटे को बचाएगा। फ्यूल को डर होता है कि अगर बैंडिट के और भी साथी उधर आ जाए तो पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। इधर मार्क बैंडिट के कब्जे में स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी अचानक वो दोनों एक ट्रैप में गिर जाते हैं, जिससे मिल उन तक पहुंच जाता है। बैंडिट ट्रैप से इरिटेट हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसे पता है कि मिल की मैजिक उसकी ऊंट्स को कॉपी कर सकती है, इसीलिए वो सोचता है कि एक ही बॉल में वो लोग उसको खत्म कर देगा। मिल लगातार पीछे धकेला जा रहा होता है जब तक वो मार्क के पास नहीं पहुंच जाता। ये स्टूपिड लड़का मतलब मार्क मिल से कहता है कि उसे छोड़कर भाग जाओ। नॉर्मल इंसान भाग जाता, मतलब मैं होता तो भाग जाता, लेकिन मिल अलग लड़का है, मेरे तरह खराब नहीं है। वो अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता, भले ही वो कितना ज्यादा भुंदू हो। बैंडिट अब तंग आ चुका होता है। वो मिल की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और एक अटैक करता है ताकि उसे दो टुकड़ों में
में काट दे। इसी मोमेंट पे मिल अपनी मैजिक का यूज करता है एंड इसी बीच फ्यूल अपनी मैजिक से एरिया को स्कैन कर रहा होता है, लेकिन उसे सिर्फ मिल की टूटी हुई स्वॉर्ड मिलती है। वो धीरे धीरे वापस चलता है, समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कैसे मिल को ढूंढे एंड कैसेरोल को कैसे बताए कि उसकी बेटा खो चुका है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है वो देखता है कि मिल अपनी माँ के गोद में बैठा है। फ्यूल शॉक हो जाता है और चीखने लगता है। कैसेरोल बताता है कि मिल थोड़ी देर पहले ही मार्क को साथ लेकर वापस चला आया था। फ्यूल को समझ नहीं आता कि वो कैसे उसको मिस कर गया, जबकि उसने अपनी मैजिक से पूरी एरिया को स्कैन किया था। मिल कहता है कि बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। शॉर्ट में वो एक्सप्लेन करता है कि उसने अपने फादर की टेलीपोर्टेशन मैजिक को कॉपी कर लिया था। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तब मिल बताता है कि उसकी मैजिक उस चीज को भी कॉपी कर सकती है जो चीज उसने कभी देखा था, इसीलिए उसने अपने फादर की मैजिक को कॉपी पेस्ट करके अपने बॉडी में ले लिया एंड उसको यूज करके मार्क को साथ लेकर इधर टेलीपोर्ट हो चुका है। कैसेरोल सिचुएशन समझ जाता है, लेकिन फिर भी मिल को वो डांटता है। वो उसे स्ट्रिक्टली मना करता है कि वो कभी अकेले उसको कुछ ना बता के अकेले कुछ ना करे एंड साथ ही साथ तो ये भी बताता है कि वो अपनी मैजिक को पब्लिकली यूज ना करे। उसके बाद फ्यूल एंड कैसेरोल दोनों ही समझ जाता है कि फ्यूचर में लोग मिल को टारगेट बना सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा खतरनाक एबिलिटी है एंड वो एक ह्यूमन वेपन्स बन सकता है अगर बुरे आदमी के हाथ लग गया तो। एंड इधर और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि बैंडिट भागकर निकल चुका है और वो इस सीक्रेट को रिवील कर सकता है। मिल फिर मार्क से मिलने जाता है और बताता है कि लूमी सर्वाइव कर गई है। मार्क काफी डिप्रेस होता है, यार मेरे तरफ से इसको 2 चाटा मार, लेकिन मिल उसको थोड़ा सा कन्विंस करता है कि वो उससे मिलने चले। मार्क खुद को ब्लेम करता है कि अगर उसने बात को मानी होती तो लूमी हर्ट नहीं होती। मिल उसे कंसोल करता है और कहता है कि जाओ उसको सॉरी बोल। वो मार्क को ऑलमोस्ट खींचकर लूमी के पास ले जाता है। लूमी इंजरी के बाद भी स्माइल कर रही होती है। वो कहती है कि वो ठीक है, बस अभी थोड़ा सा बाहर नहीं जा सकती एंड खेल नहीं सकती। मिल डिसाइड करता है कि वो किचन में जाकर मार्क और लूमी को थोड़ा सा एलोन टाइम देगा। एक्चुअली मिल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी स्वीट्स बनाने में बिजी रहना चाहता, लेकिन मार्क अभी भी डिप्रेस होता है। तो मिल सोचता है कि वो कुकिंग से सबको खुश कर सकता है। वो बड़े ही ध्यान से हर डिटेल के साथ पाई प्रिपेयर करता है। इसी बीच मार्क प्रॉपरली लूमी से अपॉलॉजी करता है। दोनों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। तभी सिर्फ 5 मिनट बाद मिल वापस आ जाता है उसका बनाया हुआ खाने के साथ। दोनों उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा पाई नहीं देखा। मिल बताता है कि ये लूमी को बेटर फील करने के लिए एंड मार्क को चीयर अप करने के लिए बनाया गया है। दोनों एकदम झपट पड़ता है खाने के ऊपर एंड मजे से खाने लगती है। लूमी कहती है कि ये खाकर ऐसा लग रही है कि उसकी इंजरी ठीक हो चुकी है, लेकिन मिल के पास एक और सरप्राइज है। वो एक और डिश को इंट्रोड्यूस करता है, बोंका विद हनी। दोनों बच्चे उसे पसंद नहीं करता क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है। तब मिल अपना इनर फिलोसफी निकालता है। वो समझाता है कि हार्ड बोंका का टेस्ट अलग होता है और फ्लेवर्स में हार्मोनी ढूंढनी पड़ती है। वो इसे लोगों से कंपेयर करता है, कहता है कि मार्क के अंदर भी एक यूनिक ट्राइट्स है और वो उन्हें शाइन करना सीख लेगा। असली लेसन ये है कि फेल होना मतलब सीखना है, मेहनत करो एंड दोबारा इम्प्रूव करो। मार्क फाइनली थोड़ा सा चीयर अप हो जाता है। तभी लूमी का फादर रूम में एंटर करता है। ये बंदा लिटरली भाई डीमन लॉर्ड के जैसा लग रहा होता है। वो मार्क से डिमांड करता है कि लूमी को इंजर करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो एक्चुअली दोनों की शादी फिक्स करना चाहता है। मार्क बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करे। जब लूमी से उसकी ओपिनियन पूछी जाती है वो कैजुअली बोल देती है कि हाँ क्यों नहीं, वो राजी है। ओम्फो, मार्क की तो भाई मौज ही मौज है। मार्क अभी भी शॉक से रिकवर कर रहा होता है और तब लूमी अपने फादर को थोड़ा सा बोंग पाई खिला देती है। मार्क नोटिस करता है कि सिर्फ एक लास्ट स्लाइस बचा है और वो पूछता है कि उसका शेयर क्या हुआ। लूमी मजाक में बोलती है कि हस्बैंड के असिस्ट वाइफ की होती है, इसीलिए वो ही लास्ट स्लाइस को लेगी। इधर मिल को तब रियलाइज होता है कि उसकी थ्योरी सही थी। स्वीट सच में लोगों के चेहरे पर स्माइल ला देती है, लेकिन ये तो बस उसकी जर्नी की शुरुआत है। 1 महीने अब बीत जाता है इस बैंडिट वाले इंसिडेंट के बाद, लेकिन अब एक न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। मिल फ्यूल और कैसेरोल से मिलता है जो उसे बताता है कि वो बिल्कुल ब्रोक हो गया है। फ्यूल पहले इस बात को इग्नोर करता था क्योंकि कैसेरोल अक्सर कहता रहता था कि वो ब्रोक है, लेकिन मिल इस सिचुएशन को फिक्स करना चाहता है। कैसेरोल समझाता है कि बैंडिट्स की वजह से उन्हें 2 विलेजेस बैन करना पड़े। अब वॉल्स को दोबारा खोदना एंड घरों को रिबिल्ड करना है। साथ ही विलेजर्स के लिए प्रोविजंस भी चाहिए और फील्ड्स भी रिपेयर करनी है और इन सब के लिए पैसा
बिल्कुल नहीं है। उन्हें बैंडिट्स लीडर के लिए 200 गोल्ड पीसेस मिलने वाले थे, लेकिन मार्क की स्टूपिड हरकत की वजह से वो इस चांस को गवा दिया। कैसेरोल सोचता है कि किसी और नोबेल से पैसा उधार लेगा वो, लेकिन कोई भी पैसा देने के लिए रेडी नहीं होता। विंटर में आसपास की सारी लैंड्स डैमेज हो चुकी है और बैंडिट्स ने सिचुएशन को और खराब कर दी है। मिल पूछता है कि क्या वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हेल्प मांग सकता है, लेकिन कैसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स 15 साल पहले ही अपने फैमिली से टाइज को तोड़ लिया था। कैसेरोल बताता है कि उन्होंने मिल को उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाया तक नहीं आज तक, तो उनसे पैसा मांगना पॉसिबल ही नहीं है। वो आगे बताता है कि सब लोग उनके अगेंस्ट थे जब उसने मिल की मदर से शादी की थी, क्योंकि उनकी लैंड्स बहुत ज्यादा पोर थी, इसीलिए बेसिकली उन्होंने भागकर शादी की थी। मिल फिर अपने फ्रेंड्स के पास लौटता है जो तुरंत सिचुएशन को समझ जाते हैं। मार्क कहता है कि वो उनसे बातें छुपाए नहीं, क्योंकि वो भी हेल्प कर सकते हैं। मिल टॉपिक को चेंज करता है और लूमी की रिकवरी के बारे में पूछता है। लूमी कहती है कि वो अब बाहर जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा पेन है अभी भी। मार्क सजेस्ट करता है कि फील्ड्स को बड़ा किया जाए ताकि ज्यादा खेती हो सके, लेकिन उनके पास ना टाइम है, ना लोग और ना ही पैसे। लूमी बोलती है कि मिल अपनी स्वीट सिटीज में बेच सकता है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट एफोर्ड नहीं हो सकती। तब मार्क बोलता है कि मिल चाहे तो मैजिक सिखा सकता है। तब मिल पूछता है कि अरे तुम हर टाइम ये मैजिक क्यों सीखना चाहते हो? तब स्टूपिड मार्क बोलता है कि क्योंकि मैजिक आते ही हम लोग रिच बन सकते हैं, ये उसका सोच है। उसकी फ्यूचर वाइफ उसको तुरंत डांटती है एंड उसके ऊपर हंसने लगती है। वो कहती है कि ये इतना ज्यादा स्टूपिड है कि ये कभी भी मैजिक ही नहीं सीख पाएगा, और अगर सीख भी लिया तो खुद को ये जला लेगा। लेकिन लूमी के दिमाग में एक तुरंत आइडिया आती है। वो कहती है कि हाँ, हो सकता है, मैजिक से हम कुछ कर सकते हैं। वो मिल से कहती है कि अगर वो अपनी मैजिक दिखाए तो शायद उन्हें कुछ और आइडिया मिल सकता है। तब मिल ट्राई करने की डिसाइड करता है। वो दोनों से कहता है कि जमीन पर कुछ ड्रॉ करो। मार्क खुद को ड्रॉ करता है एक ड्रैगन को मैजिक से हराते हुए, एंड द लूमी बॉन्कास ड्रॉ करती है। पास फिर अपनी मैजिक को यूज करके उस ड्राइंग को उनके हाथों पर कॉपी कर देता है। लूमी उसे रब करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिटती। तब मिल समझाता है कि अगर वो ट्रीज या वॉल्स पर यूज करे तो परमानेंट होता है, लेकिन स्किन पर 3 दिन में डिसअपियर हो जाता है ये मैजिक का इफेक्ट। लूमी फिर पूछती है कि क्या वो इसका ऑपोजिट कर सकता है। मिल कंफ्यूज हो जाता है। वो समझाती है कि अगर वो किसी घर या इंसान का फेस जमीन पर बना सके तो काफी यूजफुल होगा। मिल को तब रियलाइज होता है कि यही वो आंसर है जो वो ढूंढ रहा था। वो तुरंत अपने फादर से मिलने भागता है। कैसेरोल उस वक्त फ्यूल और अपनी वाइफ के साथ सिचुएशन को डिस्कस कर रहा होता है। वो लोग उसकी वाइफ के पेरेंट्स से पैसा मांगने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन वो अनश्योर है। तभी मिल रूम में घुस जाता है एक प्लान के साथ। सब लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं। वो पूछता है कि क्या उसके फादर को याद है जब वो उसकी सिस्टर जोसेफिन के लिए रिश्ता देख रहा था। जोसेफिन अब 13 साल की हो चुकी है और शादी की एज में आ गई है, मतलब एनिमे के लॉजिक के हिसाब से। उसका फादर अभी भी नहीं समझ पाता कि मिल क्या कहना चाहता है। मिल समझाता है कि उसका फादर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके जोसेफिन को दूसरे नोबेल्स से मिलवा सकते हैं, लेकिन सब नोबेल्स मैजिक नहीं यूज कर सकते और उन्हें कैपिटल में रॉयल बॉल अटेंड करना पड़ता है, जो काफी महंगा और रिस्की होता है। मिल कहता है कि वो मैच मेकिंग फोटोज बेच सकते हैं। फिर वो अपनी मैजिक से एक वुडन प्लैंक पर अपनी मदर का पोर्ट्रेट बना देता है। कैसेरोल और फ्यूल देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतना डिटेल पोर्ट्रेट। उसकी मदर उसे देखकर फील करती है कि जैसे वो खुद को मिरर में देख रही हो। मिल का गोल है कि वो नोबेल्स का पोर्ट्रेट बनाए जो मैरिज पार्टनर ढूंढ रहा है। कैसेरोल को ये आइडिया परफेक्ट लगता है। वो कहता है कि वो हर एक पिक्चर के लिए 5 या 10 गोल्ड पीसेस चार्ज कर सकता है और कुछ लोग तो और भी ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी होंगे। फ्यूल वार्न करता है कि इससे मिल की मैजिक एक्सपोज होने का रिस्क है। तब मिल कहता है कि वो हमेशा के लिए इस मैजिक को छुपा नहीं सकता, और अगर वो ये काम करता है तो लोग समझेंगे कि उसकी मैजिक सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए ही है। कैसेरोल डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, पहले इस आइडिया को टेस्ट किया जाए। उसके बाद कैसेरोल एंड मिल रिटेस्टेबल सिटी पर पहुंचते हैं और काउंट रिसेस्ट से मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। काउंट रिसेस्ट खिड़की से देख रही होती है, क्यूरियस कि क्या वो उसे ब्लेम करने आया है बैंडिट्स को डील ना करने के लिए। वो डिसाइड करती है कि बस कैसेरोल की तारीफ करेगी और उसे वापस भेज देगी। मिल एंड उसके फादर अंदर जाता है, जहाँ वो काउंट ब्रियो रिसेस्ट से मिलता है। मिल को याद आता है कि उसके फादर ने उसके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। वो प्रीवियस काउंट की एल्डेस्ट डॉटर है, लेकिन उसके फादर बैटल में मर गए थे। कैसेरोल उसे रिस्पेक्ट देता है और वो कहती है कि मिल एक चार्मिंग यंग लड़का है। उसके बाद मिल उसके पास जाकर रिस्पेक्ट शो करता है, लेकिन वो पहले ही नोटिस कर चुका होता है कि वो उनकी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही है। वो उन्हें टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मिल का फोकस सिर्फ कुकीज पर होता है। वो बताती है कि
ये उनके लैंड की स्पेशलिटी है और उसने बेस्ट पॉसिबल टी प्रिपेयर किया है उनके लिए। कैसेरोल पोलाइट रहता है और उनकी टी की तारीफ करता है। उसका एरोमा और फ्लेवर उसकी रेपुटेशन के बराबर है। लेकिन इधर मिल की नजर तो अभी भी कुकीज पर ही होता है। वो एक कुकी को उठाता है एंड टेस्ट करता है और उसे वो बिल्कुल बेकार लगती है। ब्रियो समझ नहीं पाती क्योंकि नॉर्मली बच्चे किसी भी स्वीट को पसंद करते हैं। उसके बाद मिल टी को पीता है और वो भी उसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट करता है। ब्रियो कैसेरोल की तारीफ करती है, कहती है कि वो सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। वो कहती है कि वो उसके सीक्रेट्स और नॉलेज को सीखना चाहेगी। तभी कैसेरोल बॉम्ब गिरा देता है, मतलब असली वाला नहीं, अपनी बातों से। वो कहता है कि ज्यादातर इम्प्रूवमेंट्स मिल की एडवाइस की वजह से हुई है। वो सोचती है कि कैसेरोल बस अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। ब्रियो मिल से कहती है कि उससे अपने फादर पर प्राउड होना चाहिए। कैसेरोल एंड मिल इस मोमेंट का ही वेट कर रहा था। जैसे ही वो मिल से बात करती है वो अपनी असली गेम स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो कहता है कि हाँ वो अपने फादर पर बहुत ज्यादा प्राउड है, लेकिन तुरंत ही काउंटर करता है। कहता है कि उनकी लैंड पर 100 बैंडिट्स ने अटैक किया था। सिचुएशन इतनी खराब थी कि मिल और दूसरे बच्चों को भी फाइट में उतरना पड़ा। ब्रियो को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी एक बच्चे को इस टॉपिक पर बोलने देने से, लेकिन मिल रुकता नहीं है। वो कहता है कि उन्होंने बैंडिट से इंट्रोडक्शन किया और पता चला कि वो ओडी फेस्टिवल से आए थे। अब ब्रियो समझ जाती है कि मिल नेगोशिएशन कर रहा है और वो प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ नहीं पता। वो हार नहीं मानना चाहती और गलती से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। कैसेरोल तुरंत एक स्वॉर्ड को दिखाता है जो बैंडिट्स की थी और उस पर रिटेस्ट फैमिली का क्रिस्ट बना हुआ था। मिरफिल दोबारा बोलता है कि रिटेस्ट के लोग बैंडिट्स को रोक नहीं पाए और इसी वजह से उनकी लैंड बर्बाद हुई है। मिल शांति से समझाता है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन उन पर अटैक हुआ है, इसीलिए कंपनसेशन तो बनता ही है। तब ब्रियो हार मान के पूछती है कि क्या 100 गोल्ड पीसेस इनफ होंगे। पास सीधा बोल देता है कि ये डैमेज कवर नहीं करता। तब वो रियलाइज करती है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है और कंपनसेशन बढ़ाकर 130 गोल्ड पीसेस कर देती है, लेकिन मिल फिर भी मना कर देता है। अब वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि एक बच्चे से वो हार रही है। आखिर में वो 150 गोल्ड पीसेस ऑफर करती है। मिल अपने फादर की तरफ देखता है और दोनों डील को एक्सेप्ट कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही ब्रियो रियलाइज करती है कि मिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यूजुअली फादर्स नेगोशिएशंस करते हैं इन सारे मामले में, लेकिन आज एक बच्चा मतलब मिल ने उसे कम्प्लीटली आउट प्ले कर दिया। फिर भी वो सोचती है कि 150 गोल्ड पीसेस उतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर बात बढ़ जाती तो वो किंग का ट्रस्ट भी खो सकती थी। सब खत्म होने के बाद ब्रियो एक्सेप्ट करती है कि उसने मिल को उसकी एज की वजह से अंडर एस्टिमेट किया। मिल पोलाइटली अपोलोजाइज करता है जो कुछ उसने कहा, लेकिन कहता है कि ये जरूरी था। वो कहती है कि उसने अभी तक प्रॉपरली अपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मिल भी उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करता है। जाने से पहले मिल अपोलोजाइज करता है कि वो कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। फिर वो एक कपड़ा निकालता है और अपनी मैजिक यूज करता है। ब्रियो हैरान रह जाती है। उसने एक सेकंड में उसका पोर्ट्रेट बना दिया। वो उस गिफ्ट के लिए उसको थैंक्स कहती है और मिल अलविदा कह के उधर से निकल जाता है। उसके बाद कैसेरोल ड्यूक के ग्रैंडसन के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में जाता है। वो ड्यूक को कांग्रेचुलेट करता है उसके ग्रैंडसन सिक्वल एडल्टहुड अचीव करने पर। ड्यूक फिर सिक्वल को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि वो मिलिट्री एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनकर ग्रेजुएट हुआ है। यंग लड़का नर्वसली कैसेरोल को सैल्यूट करता है। वो बताता है कि सिक्वल कैसेरोल को अपना रोल मॉडल, अपना चाइल्डहुड हीरो मानता है एंड उससे मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। कैसेरोल कहता है कि ये उसके लिए एक ऑनर की बात है और फिर वो मिल को ड्यूक से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिल रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है जो ड्यूक को काफी ज्यादा इम्प्रेस करता है। वो कामली सिक्वल की तारीफ करता है, लेकिन सिक्वल नर्वसनेस की वजह से अपनी जुबान दबा लेता है। ड्यूक कहता है कि छोटा होने के बाद भी मिल उसकी ग्रैंडसन से ज्यादा मैच्योर लगता है। वो ये भी कहता है कि मिल अब एक एडल्ट जैसा बिहेव करता है और पूछता है कि क्या उसने मैजिक अवेकन किया है। मिल बताता है कि उसे भगवान की कृपा से मैजिक एबिलिटीज मिली है, जो ड्यूक को और भी ज्यादा इम्प्रेस करता है। ड्यूक कहता है कि कैसेरोल की फैमिली सच में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। मिल शांत रहता है और हम्बल तरीके से कहता है कि वो बस लकी था। ड्यूक क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि मिल अपनी मैजिक दिखा सकता है क्या। मिल मान जाता है और बटलर से एक कपड़ा मंगाता है। वो अपनी मैजिक यूज करके एक खूबसूरत लड़की का इमेज उस कपड़े पर प्रिंट कर देता है। ड्यूक और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसके ग्रैंडसन का तो दिल ही रुक जाता है एक पल के लिए। मिल कहता है कि ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है और मार्गरेट ऑफ हबरेक अपनी बेटी को सिक्वल से इंट्रोड्यूस करना चाहता है। ड्यूक कहता है कि मार्गरेट खुद प्रेजेंट नहीं हो पाया क्या, और वो ये भी पूछती है कि क्या सच में ये उसकी बेटी है। मिल बताता है कि हाँ बिल्कुल सही, एंड उसकी नाम है पेट्रा एंड वो मार्गरेट की तीसरी बेटी है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपने फादर की मैजिक से उनकी डोमेन में गया था और उससे मिला
मिला था। अभी मार्ग्रेव एक कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है और पेट्रा खुद सिक्वेल से मिल नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने ये तरीका चूज किया उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। सिक्वेल तुरंत उस पर फिदा हो जाता है, कहता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट एंड प्रीटी है। मिल तुरंत ही मौके को देखकर उसे नेक्स्ट मंथ पेट्रा के कमिंग ऑफ एज सेलिब्रेशन में इनवाइट करता है। सिक्वेल बिना सोचे तुरंत उसे हाँ बोल देता है। उसके ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाता है क्योंकि सिक्वेल इतना सिंपल है कि समझ ही नहीं पाता कि ये एक मैरिज का प्रपोजल है। ड्यूक सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है और सिक्वेल को शांत होने के लिए कहता है। फिर वो पूछता है कि वो वहाँ कैसे जाएगा। मिल कहता है कि वो उसके फादर की मैजिक से सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। अब सिक्वेल एकदम दीवाना कुत्तों की तरह बिहेव करने लगता है और कहता है कि कैसरल के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यूक अंदर ही अंदर रिग्रेट करने लगता है, लेकिन मिल को ये एक और अपॉर्चुनिटी लगती है। वो धीरे से बताता है कि मार्ग्रेव काफी सालों से वर्ल्ड लड़ रहा है और अब वो थक चुका है। ये सुनकर ड्यूक इंटरेस्टेड हो जाता है एंड और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता है। मिल बताता है कि मार्ग्रेव ये वॉर खत्म करना चाहता है ड्यूक की मिलिट्री की हेल्प से, और इसके लिए वो अपनी बेटी की शादी सिक्वेल से करना चाहता है। चाहे ये सिर्फ मिल की एक एजम्पशन हो, लेकिन ड्यूक को ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगता है। ड्यूक डिसाइड करता है कि वो पेट्रा के सेलिब्रेशन में खुद जाएगा और सोचता है कि ये बात किंग को बताने लायक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है। बाद में सिक्वेल मिल के पास आता है और दोनों दोस्त बन जाता है। सिक्वेल एक और पोर्ट्रेट मांगता है एंड मिल मान जाता है क्योंकि उसका गोल है दोनों के बीच में मैच मेकर बनना। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और विंटर पास आ रहा होता है। विलेजर्स अपने टाइम घर को बिल्ड करने में लगा रहे होते हैं। कैसरल करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड होता है। तभी मिल ऑफिस में आता है और उसे एक लेटर देता है। कैसरल लेटर्स को पढ़ता है ड्यूक एंड मार्ग्रेव दोनों के। वो कहता है कि उनके टेम्परेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उन्हें 20,000 सिल्वर कॉइन्स मिलने वाला है क्योंकि सिक्वेल एंड पेट्रा की एंगेजमेंट डिसाइड हो चुकी है। इस एंगेजमेंट को पेट्रा के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पर अनाउंस किया जाएगा। मार्ग्रेव एडवांस में ही 30 गोल्ड कॉइन भेज रहा है। फ्यूल कहता है कि ये सारे पैसे हॉर्सेस लेने के काम में आ सकते हैं, लेकिन कैसरल समझाता है कि ये फंड्स एक्चुअली पेट्रा की प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। मिल पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन उसका फादर बताता है कि मार्ग्रेव ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो पेट्रा को सेफ रखे। ट्रैवल के दौरान और कैपिटल के सेरेमनी के टाइम भी फ्यूल कहता है कि बहुत लोग इस मैरिज के अगेंस्ट होंगे। कैसरल भी उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि मार्ग्रेव के एनिमीज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूल कहता है कि सब ठीक रहेगा क्योंकि एंगेजमेंट सीक्रेट रखी जा रही है, लेकिन मिल समझ जाता है कि चार्ज इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। कैसरल बताता है कि ऑफिशियली चार्ज न्यूट्रल है, लेकिन अगर पैसा दिया जाए तो वो इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है। मिल को साथ ही साथ ये भी रियलाइज होता है कि चार्ज खुद भी काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है क्योंकि वो न्यूट्रल होने का क्लेम करता है। असलियत में वो ऐसा कुछ नहीं है। कैसरल कहता है कि वो अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक से खुद ही पेट्रा को प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पेट्रा और उसके गार्ड्स को एक ही साथ कैपिटल तक टेलीपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फ्यूल सजेस्ट करता है कि वो कैपिटल में मर्चेंट्स को हायर कर सकता है, लेकिन रिस्क ये है कि एनिमी उनमें इन्फिल्ट्रेट हो सकता है। फ्यूल ये भी कहता है कि उन्हें पेट्रा को एस्कॉर्ट करने से मना कर देना चाहिए, लेकिन कैसरल सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोनों लॉर्ड्स के साथ डील करने का एंड ट्रस्ट जीतने का, जो फ्यूचर में उनको डेवलपमेंट में मदद मिल सकता है। तभी मिल को एक परफेक्ट आइडिया आता है लेडी पेट्रा की प्रोटेक्शन के लिए चार्ज का यूज करना। वो एक्सप्लेन करता है कि चार्ज एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ वो लोग जाते हैं जो साइंटिफिकेशन सेरेमनी से गुजरते हैं। अगर पेट्रा वहाँ हो तो वो सेरेमनी को कुछ सर्कमस्टेंसेस के नाम पर डिले कर सकते हैं। कैसरल को ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा लोग चर्च में इंटरफेयर नहीं करते। फ्यूल भी एग्री करता है उसकी बात से एंड कहता है कि ये परफेक्ट प्लान है गोल्ड अर्न करने की एंड न्यू घर बनाने की। जल्दी ही पेट्रा के कमिंग ऑफ एज का दिन आ जाता है। कैसरल मार्ग्रेव से मिलता है ताकि उन्हें एस्कॉर्ट कर सके। लॉर्ड इम्प्रेस होता है जब वो देखता है कि मिल भी उनके साथ जा रहा है। कैसरल कहता है कि पेट्रा अपनी एज के किसी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी, इसीलिए मिल को ले आया है। लेकिन गाइस असल में तो मिल इस प्लान का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो कैरेज में बैठते हैं एंड पेट्रा और उसकी ट्विन सिस्टर्स लिकोराइस से मिलते हैं। मिल लिकोराइस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन में वीक है और थोड़ी सी कोल्ड रिप्लाई देती है। लिकोराइस बाद में पेट्रा से अपोलोजाइज करने की कोशिश करती है और पेट्रा सिचुएशन को हैंडल करने की
कोशिश करती है, लेकिन लिकोराइस को लगता है कि वो बस एक एक्स्ट्रा है। मिल का स्कॉट प्लान ये है कि वो एक नियर बाई चार्ज जाएगा जहाँ वो प्रिटेंड करेगा कि पेट्रा साइंटिफिकेशन सेरेमनी के लिए इधर आई है। फिर वो सीक्रेटली कैपिटल टेलीपोर्ट करेंगे और वहाँ उसे प्रोटेक्ट करेंगे जब तक सेरेमनी का टाइम ना आ जाए। जब वो चार्ज पहुँचते हैं, एनिमी ग्रुप उन पर एम्ब्यूश करने का डिसाइड करता है। सब लोग लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैसरल आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देता है, लेकिन एक बैंडिट चुप कर कैरेज के अंदर घुस जाता है। दोनों सिस्टर्स डर के मारे चीखने लगती है। तब मिल आगे बढ़ते हैं एंड उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्वॉर्ड निकालता है। वो बैंडिट को बाहर ले जाकर फाइट करता है। लड़कियां शॉक में देख रही होती है कि मिल उसकी अटैक को ब्लॉक कर रहा है। तभी एक और अटैकर साइड से आता है और लिकोराइस उसे वार्न करने की कोशिश करती है। जब मिल हिट होने वाला होता है, कैसरल टाइम पर आकर बैंडिट को खत्म कर देता है। फादर एंड सन मिलकर बाकी बैंडिट्स को भी हरा देते हैं। तब मार्ग्रेव उनका शुक्रिया अदा करता है अपनी बेटियों को बचाने के लिए। कैसरल कहता है कि सब अंदर चलो। लड़कियां अभी भी डरी हुई होती है, लेकिन मिल उन्हें शांत करता है। वो चर्च के अंदर जाते हैं और बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रा नोटिस करती है कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही अंदर जा रहा है। लिकोराइस को अंधेरे से डर लगता है और वो अपने सिस्टर को बुलाती है। तब मिल जेंटली उसके हाथ को पकड़ कर ले जाता है और कहता है कि वो सेफ है क्योंकि अब सब यहाँ पर है। ये सुनकर वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। मिल उसे गाइड करता है एंड नीचे जाने में मदद करता है। इससे लिकोराइस सोचने लगती है कि मिल उससे छोटा होते हुए भी कितना ज्यादा मैच्योर बिहेव करता है। वो अपनी सिस्टर की हाथ को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसे लगता है कि मिल ही एक ऐसा इंसान है जो उसे कंपेयर नहीं करता। उसे लगता है कि उसकी सिस्टर को ब्राइड इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि वो ज्यादा प्रिटी है उससे। वो खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझती। उसे लगता है कि वो बस एक एक्स्ट्रा है, मतलब वो खुद को बहुत ज्यादा नीच समझती है। जब वो स्टेयर्स के एंड पर पहुंचते हैं, कैसरल सबको एक रूम में ले जाता है और कहता है कि सब एक लाइन में हाथ पकड़ लो। सब उसकी बात को मानते हैं और कैसरल अपनी मैजिक यूज करके उन्हें और एक चर्च में टेलीपोर्ट कर देता है। इस वक्त सिटी के दूसरे साइड पर एक अजीब आदमी एक टूटे हुए घर में रह रहा होता है। वो कुछ मर्चेंडाइज को बुलाता है और उन्हें एक काम देता है ताकि वो एमएनआई हाउस को दोबारा खड़ा कर सके। वो कहता है कि वो कैटलेस एक फैमिली को एक बड़ा झटका देना चाहता है। मर्सिनरीज पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है और पूछता है कि किसको मारना है। वो आदमी कहता है कि किसी को मारना नहीं है, सिर्फ एक लड़की को उसके पास लाना है। अगर वो सक्सेसफुली हुआ तो उन सबको 10 गोल्ड कॉइन देगा। ग्रुप का लीडर पूछता है कि वो लड़की कौन है। तब वो आदमी कहता है कि उसका नाम है पेट्रा एंड किसी भी हालत में उसे वो चाहिए। और वो उसको ये भी बोलता है कि इस काम में कोई गलती नहीं होना चाहिए। जब मर्सिनरीज वहाँ से निकलते हैं, वो बात करते हैं कि वो आदमी कितना ज्यादा एरोगेंट है एंड ये लोग इस आदमी के इंटेंशंस को समझ नहीं पाता और उन्हें लगता है कि अगर पेट्रा को कुछ भी हुआ तो ब्लेम उन पर आएगा। तब ग्रुप का लीडर एक्सप्लेन करता है कि उस आदमी का प्लान एक नहीं बल्कि 2 है। पहला प्लान ये है कि उसको कैटलिस्ट फैमिली की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना है एंड दूसरा ये क्लेम करना है कि उसने पेट्रा को सेव किया है और फिर उसे शादी करके पेट्रा की फादर की पोजीशन ले लेना। ये प्लान इसलिए काम करेगा क्योंकि पेट्रा के पेरेंट्स अपनी स्टेटस बचाने के लिए उसकी ऑनर को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। वापस चर्च में मार्ग्रेव आता है और पेट्रा को बताता है कि पांडा प्रीस्ट उसकी वेट कर रहा है सेरेमनी स्टार्ट करने के लिए। कैसरल फिर पास को एक इम्पोर्टेंट मिशन देता है। उसका काम होता है कि लिकोराइस को रिसेप्शन रूम तक ले जाना और उसके साथ रहना जब तक पेट्रा का काम खत्म ना हो। उसका फादर एक्सप्लेन करता है कि लिकोराइस थोड़ी सी टायर्ड लग रही है। मिल फिर लिकोराइस के पास जाता है और कहता है कि वहाँ रेस्ट करना मुश्किल है। वो बताता है कि उन्होंने उसके लिए एक सेपरेट रूम अरेंज किया है रेस्ट के लिए। लिकोराइस हेजिटेट करती है, लेकिन मिल अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है कि उसको रेस्ट करना जरूरी है। वो शर्माते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है और मिल उसे गाइड करता है। इसी वक्त कैरेज और गार्ड्स आ जाता है जो पेट्रा को एस्कॉर्ट करने वाले होते हैं। पेट्रा अपने फादर के साथ सेरेमनी के लिए निकल जाती है। अंदर मिल थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि लिकोराइस की मेन मेड पीरा उसके साथ रुक जाती है। पीरा थोड़ी सी एग्रेसिव टोन में बताती है कि वो यहाँ लिकोराइस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। मिल थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि थोड़ा रिलैक्स करो। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और फ्लोर में एक बड़ा सा होल बन जाती है। लिकोराइस एंड मिल उस होल पर गिर जाता है और पीरा हेल्प के लिए चीखने लगती है। कैसरल तुरंत रूम में दौड़ता है। वो सिचुएशन को एग्जामिन करता है और समझ जाता है कि ये एक मेज ने बनाया है। वो फ्यूल को ऑर्डर देता है कि मार्ग्रेव को सिचुएशन समझाए और खुद बिना कुछ सोचे उस पीट में जंप कर देता है। एंड इसी तरीके से इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे बताना कि क्या सचमुच आपको इस वाला एनिमे का पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। तो मिलता है न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।